हाल ही में जयपुर में आयोजित हुई महंगाई हटाओ रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से खुद को हिंदू और बीजेपी को हिंदुत्ववादी बताने के बाद देश भर में हिंदू और हिंदुत्ववादी पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस अब राहुल गांधी की लाइन को आगे बढ़ाते हुए जयपुर में 3 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप आयोजित कर रही है। बाड़ा पदमपुरा में आयोजित इस कैंप में कांग्रेस के वर्कर से लेकर नेताओं तक को हिंदू और हिंदुत्ववादी में फर्क समझाने के साथ ही ये बताया जा रहा है कि मोदी सरकार को कैसे टारगेट करना है। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी, ये एक चीज नहीं है, ये 2 अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। आज पूरे विश्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता का, कांग्रेस के नेताओं का वो सम्मान है, उन महापुरुषों का वो सम्मान है। उस सम्मान को बरकरार रखते हुए हमको सीना तान करके संगठन के लोगों को ये काम करना पड़ेगा, गांव ठाणी में जाना पड़ेगा, लोगों को जागृत करना पड़ेगा। प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेने पहुंचे प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने कहा कि हम लोग हिंदू हैं जो गांधी को मानते हैं, जबकि गोडसे को मानने वाले हिंदुत्ववादी हैं। अब जनता फैसला करेगी। माकन ने कहा कि हम लोग सत्याग्रही हैं, जबकि वो लोग सत्ताग्रही हैं, जिन्हें सत्ता के अलावा कुछ नहीं दिखता। माकन के इस बयान से साफ है कि कांग्रेस अब इसे आगामी चुनाव में बड़ा हथियार बनाएगी। कांग्रेस की आइडियोलॉजी के बारे में पूरे देश भर में कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप हो रहे हैं। मुख्य उद्देश्य ये है कि कांग्रेस की विचारधारा के बारे में सभी के सभी कार्यकर्ताओं को बताया जाए। वहीं ट्रेनिंग कैंप में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार की विफलताओं को उजागर करना होगा, क्योंकि अब लोग इनकी फितरत समझ चुके हैं। गहलोत ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो केंद्र सरकार को एक्सपोज करें, साथ ही कांग्रेस की रीति नीति का प्रचार करें। तो बिना कार्यकर्ताओं के कोई पार्टी चल नहीं सकती। पार्टी की रीढ़ की हड्डी को है तो कार्यकर्ता होते, और जो जरूरी ऐसे ट्रेनिंग कैंप अधिवेशन हो लगा दिया। अगर ये लगातार हमने कर ली 2 साल तो अगले चुनाव में हमें कोई रोक नहीं पाएगा। बहरहाल कांग्रेस अब हिंदू और हिंदुत्ववादी की नए कलेवर में गढ़ी हुई परिभाषा के आधार पर सियासी रण जीतने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में बात करेंगे, सबसे पहले निगाहें पूरे देश में टिकी हुई हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर। लेकिन जिन राज्यों में 23 या 24 में होने वाले हैं वहां भी तैयारियों में कोई कसर नहीं है। हम बात करें राजस्थान की। राजस्थान में कांग्रेस अपना 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चला रही है, जिसमें हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और राहुल गांधी के बाद राजस्थान के प्रभारी महासचिव अजय माकन ने भी कहा है कि हम हिंदू और हिंदुत्व का भेद ठीक से बताएंगे। हम महात्मा गांधी को फॉलो करते हैं जो हिंदू हैं, और गोडसे को जो लोग फॉलो करते हैं वो हिंदुत्व है। तो कुछ इस तरह से बताया उन्होंने। और ये भी कहा कि हम सत्याग्रही हैं और वो लोग सत्ताग्रही, यानी कि सत्ता की लालसा। ये सीधा बीजेपी पे हमला है। कांग्रेस के इस प्रशिक्षण शिविर में बताया यही जा रहा है कि 2023 में कैसे हम सत्ता में वापसी कर सकते हैं और 2024 में कैसे मुकाबला बीजेपी का करना है इस मुद्दे को लेकर के। हिंदुत्व का काउंटर हिंदू के जरिए किया जाएगा। अब ये कांग्रेस प्रशिक्षण दे रही है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा साहब जुड़े हुए हैं, भाजपा के सीनियर लीडर मदन राठौड़ साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण शर्मा साहब हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। महेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि बड़ा अहम मुद्दा कांग्रेस मान करके चल रही है इसे कि हिंदू का और हिंदुत्व के मुद्दे में वो अपनी तरह से एक डेफिनेशन भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि अभी धरातल पे उठ पाएगा ये मुद्दा? देखिए, जहां तक सवाल है हिंदू और हिंदुत्व का, अगर इसकी व्याख्याओं के और गहराई में इसके दर्शन में उतरे हैं तो दूसरा उनको जो राहुल गांधी ने जो इस मुद्दे को या कांग्रेस जो इस मुद्दे को उठा रही है उसका कहने का मतलब ये है कि हिंदू एक, जैसे मैं हिंदू हूँ लेकिन हिंदुत्व की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं कट्टरवादी हो जाता हूँ। तो कट्टरवाद को स्थान नहीं है। और यहाँ देश या अगर धर्मनिरपेक्ष है, ऐसी सूरत में अगर हम हिंदुत्व की दावा करें तो वो ठीक नहीं है। इस बात को लेकर के वो आम जन के पास ही अपनी ये बात को कहना चाहते हैं। जैसे आपने बताया कि सत्याग्रही और सत्ताग्रही, तो सत्याग्रही जो है कि वो अपने आप को ये भी बताने की कोशिश कर रही है कांग्रेस कि हमने जो भी इस देश को आजाद करने के लिए काम किए हैं वो सत्याग्रह को लेकर के किए हैं, या आजादी के बाद में जब हम विपक्ष में रहे तो हम सत्याग्रह को लेकर के ही आगे बढ़ते हैं। और जबकि बीजेपी जो है, जो मौजूदा शासन में सत्ता में आने की और के लिए जिस तरह का जो हिंदुत्व का सहारा लेती है तो वो सत्ताग्रही है और सत्ता में ही बने रहना चाहती है। ये एक इस तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जी मदन जी, काउंटर आप लोगों को किया जाएगा इसमें, और 2023 और 24 की तैयारी के रूप में इस प्रशिक्षण शिविर को देखा जा रहा है। इसे धरातल पे उतारने के लिए ब्लॉक स्तर, इकाई स्तर तक लेके जाएगी कांग्रेस। नहीं, ठीक बात है। कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना चाहिए, इसमें किसी को दिक्कत होने की कोई जरूरत नहीं है। हमको कोई ऐतराज नहीं है, वो अपने लोगों को प्रशिक्षित करे, क्योंकि वो प्रशिक्षित है नहीं, शिक्षित है नहीं। जैसे अभी हिंदू और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, वो हिंदू की व्याख्या भी नहीं समझ पा रहे हैं। हिंदू एक संस्कृति है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये एक संस्कृति है। और हिंदुत्व जो है उस संस्कृति को मानने वाले लोगों की बात है। अब इसमें वो नहीं समझ पा रहे हैं, अब उसका तो करें क्या? अब उनको समझने की जरूरत है, उनको प्रशिक्षित होने की जरूरत है। माकन साहब भी नहीं समझ पा रहे, राहुल जी नहीं समझे। ये तो मुझे समझ में आता है कि राहुल जी की अपनी खुद की एक पता नहीं कौन सी संस्कृति है। अब वो जरूर कभी माला पहन लेते हैं, कभी जनेऊ की बात करते हैं, कभी कुछ करते हैं, वो करें। मुझे इस बात की खुशी है कि वो इस लाइन तक आए तो सही। पहले वो अपने आप को हिंदू ही नहीं मान रहे थे, अब इतना मानने तो लगे। तो मैं तो सोचता हूँ कि ये तो हमारी उपलब्धि है कि हमने उनको भी ये सिखा दिया कि वो भी इस लाइन में थोड़ा सोचने का प्रयास करे, थोड़ा समझने का प्रयास करे। उनको भी प्रशिक्षित होने की जरूरत है। मैं एक बात आपसे बताऊं, देखिए, ये किसी ने समझने की इन्होंने कोशिश नहीं की कि संस्कृति और धर्म में बहुत बड़ा फर्क है। धर्म और संस्कृति में अंतर है। ये हिंदू एक संस्कृति है, इसमें कई पूजा पद्धतियां हैं। कोई मंदिर को मानने वाले लोग भी हैं, कोई मंदिर को नहीं मानने वाले लोग ही हैं, ऋषि चारवाक जैसे लोग भी हैं। इसमें कोई मूर्ति पूजक हैं, कोई मूर्ति विरोधी हैं। ये सारा हमारी एक संस्कृति है, ये कोई धर्म नहीं है। धर्म वो है
जो अलग अलग मान्यताओं को लेकर के चल रहा है। ये विराट संस्कृति है, इसको समझने की जरूरत है। इसको समझने में उनको बहुत समय लगेगा, उनको हमारी कार्यशालाओं में आना पड़ेगा, हमारे जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है ना उनमें आकर के समझना पड़ेगा कि आखिर ये हिंदू क्या है और हिंदुत्व है क्या। वो इसको समझ नहीं पा रहे हैं और गलत व्याख्या कर रहे हैं। माखन जी भी गलत व्याख्या कर रहे हैं और राहुल जी तो तत्काल, मतलब क्या कहूं मैं, कैसी प्रतिक्रिया दे देते हैं, तत्काल प्रतिक्रिया दे देते हैं। तो बिना विवेक के ऐसा निर्णय कर रहे हैं वो, और बाकी वो प्रशिक्षण कार्यक्रम करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जी अरुण जी, आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी लगातार ये बात कह रही है कि हिंदुत्व हिंदू को, धर्म को फॉलो करने वाला है, संस्कृति को फॉलो करने वाला है। अभी आपने मदन राठौड़ साहब को भी सुना होगा, और ये तो तय है कि जब कांग्रेस हिंदू का काउंटर हिंदू से कर रही है, और हिंदू को लेकर के जब कांग्रेस मोर्चे पे आएगी तो निश्चित रूप से बीजेपी भी और आक्रामक होगी, और अब अपनी अपनी परिभाषाएं गढ़ी जाएंगी इसमें। लेकिन ये मकसद क्या है और जो सारा है, अभी मदन जी समझ नहीं पा रहे हैं इसको कि क्यों कर रहे हैं ऐसा। मैं कोशिश करूंगा योगेंद्र जी। देखिए, ये टाइम आ गया है योगेंद्र जी, ये जो एक हिंदुत्व का जो बिना कंट्रोल का बैल इस समय भाग रहा है, उसको सींगों से पकड़ने का वक्त आ गया है। मैं पिछले 10-15 दिन की गतिविधियों की तरफ आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये चाहे राहुल जी के लिए कुछ भी कहते रहे कि बोलना नहीं आता, शैली नहीं आती, ये कोशिश ये भी कर रहे हैं कि फिरोज गांधी एक्चुअली फिरोज खान थे, पूरा व्हाट्सएप रंगा हुआ है ऐसे दुष्प्रचारों से। खैर, वो इनका काम है, भगवान इनकी कार्यशालाओं से बचाए हमें। राठौड़ साहब इनवाइट कर रहे थे इनको, हमारी कार्यशाला में आना चाहिए। जो चले गए वो वहां हैं, बहुत अच्छी बात है। बाकी के देश को बचाना बहुत जरूरी है। मैं छोटे में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पिछले 12 दिन में देखिए, आपने एक हरिद्वार देखा होगा, वहां तथाकथित धर्म संसद में भगवा वस्त्रों में महान विभूतियां प्रकट हुई और उन्होंने लगभग स्पष्ट नरसंहार की ओर इशारा किया, हथियार पकड़ने को कहा और इनको जड़ से एक समुदाय को मिटाने को कहा। अभी 4 दिन भी नहीं गुजरे थे कि रायपुर में फिर एक धर्म संसद हुई। उसमें नाथूराम गोडसे को नमस्कार किया गया कि वो गांधी जी नाम का जो प्राणी था जिसने देश का सत्यानाश किया, उसको गोली मारने के लिए हम गोडसे का धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो बात हमने गुरुद्वारों में भी देखा कि अभी कोई बेअदबी नाम की चीज है जिसमें ये किसी ने घुस के कुछ असामाजिक तत्व ने कुछ किया होगा, लेकिन उसके बदले में उनको लिंच करके धर्म स्थल पर ही मार दिया गया। ये तीसरी घटना है। कर्नाटका में 2.3% की पॉपुलेशन वाले ईसाई जो आपसे कुछ भी नहीं कह रहे हैं, उनके गिरजाघर और स्कूलों को नष्ट किया गया। योगेंद्र जी, बहुत गंभीर मामला है। ये देश जा किस तरफ रहा है। आप नाराज हो सकते हैं थोड़ी देर के लिए हमसे, लेकिन अगर ये हिंदुत्व है, जो कि नहीं है, हमें मालूम है हिंदुत्व का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये लगातार कहते हैं सारे हिंदू एक हो जाओ। हिंदू पूछते हैं इनसे कि सर एक होके करना क्या है? बोले हमको वोट दो मूर्खों, और क्या करना। पूरा अगर इनके पास चुनाव में कुछ दिखाने के लिए होता योगेंद्र जी जिंदगी में, जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव अभी है, दिखाएं ना अपनी विकास यात्रा। इनके जो एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं 80-80 करोड़ के, उनमें तो अमेरिका की बिल्डिंग आप अपनी फैक्ट्री बताते हो, कलकत्ता का ब्रिज आप लखनऊ में पैदा करते हुए बताते हो। ये पकड़े गए हैं ये झूठ बोलते हुए भी। अब क्योंकि विकास दिखाने को कुछ नहीं है, महंगाई के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, बेरोजगारी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, नहीं, लेकिन एक ही विशेषज्ञता है जिसमें ये काम कर रहे हैं और लगे हुए हैं। अरुण जी, आप कह रहे हैं कि मुद्दे बहुत हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है,
जिसमें कि सरकार कुछ नहीं कर सकती। तो वही तो मुद्दे हैं। हाँ, तो उनको भटकाया जा रहा है, मैं यही तो डाइवर्ट हो रही है। उन मुद्दों से हम कांग्रेस क्यों डाइवर्ट हो रही है? जिस दिन भी मुद्दे पे चुनाव होने लगेंगे योगेंद्र जी, इनका बिस्तर बन जाएगा, क्योंकि मदन जी के पास जाना डाइवर्ट करने का ही ये अभियान है। मदन जी के पास जाना चाहूंगा। मदन जी के पास जाना चाहूंगा। मदन जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं। पहले मदन जी कुछ कहना चाह रहे थे आप बीच में अभी। हाँ, मैं ये बताना चाहता था कांग्रेस के माननीय प्रवक्ता को कि देखिए, महात्मा गांधी को हम प्रातः स्मरण में याद करते हैं। सवेरे जो हम प्रार्थना करते हैं ना, उसमें महात्मा गांधी को हमने भी महापुरुष माना है, उनका सम्मान करते हैं। और जो कोई भी व्यक्ति कहीं भी कुछ भी कह दे तो वो हमारे माथे ये मरने की कोशिश करते हैं। मैं सोचता हूँ ये ठीक बात नहीं है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने ये बात कही कि हमारी ये उपलब्धि है कि कांग्रेस भी हिंदू अपने आप को मानने लगी है। ये बात तो मैं तो इसमें कहाँ दिक्कत कर रहा हूँ, मैं कोई ऐतराज भी नहीं कर रहा। लेकिन आपने ये बात कही कि हम ऐसे मुद्दे, अरे भाई जब महंगाई एक मुद्दा है तो आप उसको लेकर के क्यों नहीं मैदान में आते हो? आप विपक्ष में हो, विपक्ष में अपनी भूमिका निभाओ। लेकिन आप भी केवल ऐसे मुद्दे लेकर के आ रहे हो कि जिन पर भड़काऊ वातावरण पैदा हो, जिससे जनता भड़क जाए। ऐसा क्यों प्रयास कर रहे हो? मुझे ये समझ में नहीं आई। क्या जरूरत थी आपको यह हिंदू और हिंदुत्व की बात करना, जब आप समझ ही नहीं रहे हो कि हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है? अरे ये संस्कृति है, हम सब समझ रहे हैं। अब हमारे कर्तव्य है लोगों को समझाने का। हम तो सब समझ रहे हैं, ये तमाशा का प्रयास नहीं कर रहे हो आप, उसमें एक भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हो और संस्कृति को तोड़ मरोड़ करके पेश करने का आप षड्यंत्र कर रहे हो। मैं सोचता हूँ ये ठीक बात नहीं है। आपने शुरू से ऐसा ही किया, अभी आप ऐसा चाहे, ये ठीक बात नहीं थी। देखिए, समाज को अपने हिसाब से चलने दीजिए और राजनीति को राजनीति के हिसाब से काम करने दीजिए। इनको आप ऐसा मत करिए, मतलब नुकसान देश का और समाज का मत करिए। मैं यही आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। आप क्यों नहीं, आपके पास मुद्दे नहीं है क्या? कांग्रेस कैसे भटक क्यों रही है? अपने मूल मुद्दों से भटक रही है। अभी आप गॉडसे की बात कर रहे थे। अरे किसी ने कुछ कह दिया तो उसके लिए क्या भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है? ओवैसी क्या क्या बोल देता है, वो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए जिम्मेदार है? आपके क्या क्या नेताओं ने क्या क्या कह दिया, किस किस को चोर बता दिया, कहाँ कहाँ किससे समर्थन ले लिया, कैसे कैसे लोगों को आप आगे ला रहे हो। जो लोग ये अपने जेएनयू में जो लोग थे, उन लोगों को आप अपना नेता मान रहे हो। क्या हो गया? कांग्रेस इतनी गिरावट कैसे आ गई है इनमें? इतना क्या आपके पास व्यक्तित्व नहीं है, आपके पास नेतृत्व नहीं है जो आप ऐसे मुद्दे लेकर के आ रहे हैं? क्या हो गया? क्यों नहीं? आप प्रशिक्षण दे रहे हो ना, तो प्रशिक्षण ये दो कि परिवारवाद से बाहर निकलो। प्रशिक्षण ये दो कि आंतरिक लोकतंत्र जिंदा रहे, कार्यकर्ताओं में आंतरिक लोकतंत्र रहे। ये प्रशिक्षण दो ना आप। राष्ट्रभक्ति का प्रशिक्षण दो ना, देश को सर्वोच्च मानने का प्रशिक्षण दो ना। हमने माना है देश प्रथम पार्टी सेकंड। हमने अपनी पार्टी को भी तोड़ा है देश के हित के लिए। हमारा जनसंघ था, उसका हमने विलीन कर दिया, समाप्त कर दिया कि कोई बात नहीं, देश जिंदा रहना चाहिए, देश समृद्ध होना चाहिए, देश विकसित होना चाहिए। हमने वो किया है भाई। ये आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? आप चलिए, मैं वापस आ रहा हूँ। देन पार्टी, देन परिवार, देन व्यक्ति, आप ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हो? ये मुझे समझ में नहीं आया। महेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। मैं एक बार आपके पास आना चाहूंगा। हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जाएगी कांग्रेस। ये प्रशिक्षण उसी नाम का है। और 2023 में वैसे इस मुद्दे का हो सकता है कि क्योंकि कांग्रेस को ये लगता है कि बीजेपी इस तरह की पॉलिटिक्स कर सकती है कि संप्रदायवाद और हिंदू कुछ ऐसे इश्यू लेके आते, उसका काउंटर करने के लिए ये या महंगाई, बेरोजगारी, ये ज्यादा बेहतर अच्छा मुद्दा होगा? देखिए, जहाँ तक सवाल है कि कांग्रेस चुनाव में जाने से पहले क्या मुद्दे तय किए जाएं, मैं सोच रहा हूँ कि बजाय ये धार्मिक इश्यूज को लेकर के ये बेहतर होगा कि वो महंगाई है, बेरोजगारी है। और लेकिन कांग्रेस को ये लगता है कि बीजेपी इसी मुद्दे को बुना करके सत्ता हासिल करती है। लगातार ये प्रतिपक्ष की ओर से आरोप लगाया जाता है बीजेपी पे कि वो ये करते हैं, तो इसका काउंटर तो तलाशना पड़ेगा। हाँ, ये वाली जो काउंटर जो तलाशने की जो बात है, उसमें ये बहुत से एक पिछले चुनाव से अगर देखें, इस पे प्रकाश डालें, तो सबसे बड़ी बात ये है कि कांग्रेस का 2014 के बाद के जो
जो जिस तरह से मतलब चुनाव में आए हैं और जो मुद्दे, और उन्होंने एहसास किया और एक सॉफ्ट हिंदुत्व का एक मुद्दा लेकर के चलना शुरू किया है। और आपने ये देखा होगा कि चाहे वो प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, और जो भी यहाँ तक कि आप पार्टी के और दूसरे मतलब सपा के जितने भी प्रत्याशी हैं, वो राम मंदिर के यहाँ या दरबार में जाकर के या कहीं न कहीं हिंदू धर्म के स्थलों पर जाकर के अपने आप को धार्मिक बताने की चेष्टा कर रहे हैं। ये तो मान के चलिए कि इन सभी दलों के अंदर ये भावना ये आ गई है कि बिना हिंदुत्व के वो चुनाव में नहीं टिक पाएंगे, और जनता आज हिंदुत्व के नाम से एक तरह से ये जो दो चुनाव के परिणाम आए तो उनमें मतलब अपने आप को इन्होंने सत्ता जो पहुंची है तो हिंदुत्व के नारे से, तो उस हिंदुत्व के मुद्दे में से कुछ चीज सरकारें के लिए अपनी तरफ लाने के लिए ये इस तरह का हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। सब राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अपने अपने मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए कहीं न कहीं ये उद्यम करते रहते हैं। तो हम इस विशेष इस बात की ओर न जाकर के, बल्कि ये विकास के जो मौलिक जो सिद्धांत हैं, जिसमें आपके देश की अर्थव्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है, रोजगार देने की बात है, उद्योग धंधे पनपाने की बात है, इन चीजों पे एक सार्थक बहस होनी चाहिए। चाहे कृषि क्षेत्र में ले लीजिए या सिंचाई क्षेत्र में ले लीजिए या मतलब विकास परिवहन के क्षेत्र में ले लीजिए। तो ऐसा नहीं लगता कि वास्तव में जो मूल आधारभूत मुद्दे हैं उनसे पूरा पॉलिटिकल जो सिनेरियो वो डाइवर्ट हो रहा है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये देख रहा हूँ काफी लंबे अरसे से ये चीजें चल रही है जो ये देश के लिए ठीक नहीं है। देश के लिए ये होना चाहिए कि आम आदमी आज जो भी जैसी स्थिति है, जैसे सबसे बड़ी स्थिति है कि हम अपने आप को देश का स्वास्थ्य ढांचा जो है हम किस तरह से विकसित कर पाए। आज सबसे बड़ी ये कोरोना ने हमें पूरे विश्व को ही चेता दिया, भारत नहीं विश्व को बता दिया है कि आप जब तक अपने इसका बुनियादी ढांचा विकसित नहीं कर पाओगे तो आम मानवता की रक्षा या जीवन को कैसे सुरक्षित कर पाओगे। जब जीवन सुरक्षित नहीं है तो फिर ये इस तरह का मतलब क्या कहते हैं, कहाँ देश और संसार और ये वगैरह की बातें करते हैं। लेकिन हम ये है कि जब भी चुनाव के आता है तो मामूली वो जो मुख्य विषय जो होते हैं ना, वहां से जनता का ध्यान डाइवर्ट करके और ले दे करके मामले में ये इस तरह के बयानबाजी जी वापस अरुण जी आपके पास आना चाहूंगा। एक ऐसा लग रहा है लोगों को कि ये दोनों ही तरफ से डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है कि मुद्दे बहुत सारे हैं, हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे से हासिल क्या होगा? योगेंद्र जी, ऐसा है, हम मुद्दों पे से निगाह हटाएंगे नहीं, ये सतत हमारा प्रयास रहता है। मैं महेश जी का बहुत आदर करता हूँ, वो बहुत आदर्श बात कर रहे हैं कि हमें आपस में विमर्श करना चाहिए और इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। ये आपने 7 साल का अनुभव है, अपने को 7.5 साल का, विमर्श का कोई स्कोप रह गया है क्या अभी? जितनी विपक्ष का अपमान इस काल में हुआ है मैंने देखा नहीं है। मैंने जिंदगी भर वाजपेयी जी को बड़ी आदर से सुनते हुए देखा है, कांग्रेस को, आडवाणी जी को सुनते देखा है, मतलब लोग उनके सुझाव लेते थे। सुषमा जी को, अरुण जेटली जी को सुनते देखा है। जो 7 साल से कल्चर नई है, इसमें विमर्श का स्कोप 0 है, न केवल विपक्षों के लिए, न ये एक्सपर्ट्स की सुन रहे हैं, न आर्थिक विशेषज्ञों की सुन रहे हैं। आर्थिक विशेषज्ञों की एक बड़ी लिस्ट है जो आके यहाँ से इनके हाल देख के जा चुके हैं। वो जयपुर के चाहे अरविंद पांगड़िया हो, अरविंद सुब्रमण्यम हो, रघुराम राजन हो, उर्जित पटेल हो, देयर इज अ होल लिस्ट। तो ये सुन तो किसी की नहीं रहे हैं। किसानों की सुनने में इनने 1.25 साल इसलिए लगाया कि अगर ये 5 राज्यों के चुनाव नहीं होते, अगर फीडबैक ये नहीं होता कि ये गड़बड़ हो सकता है। आपको लगता है कि क्या ये सचमुच वो काले कानून जो कि सुनहरे कानून थे, वापस लेते हुए भी इन्होंने कहा कि ये कानून तो बहुत सुनहरे हैं पर कुछ मूर्खों को समझ में नहीं आया इसलिए वापस ले लेते हैं। ये सब इलेक्शन से रिलेटेड चीज है। 15 दिन से उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, आपने कॉरिडोर बनाया काशी विश्वनाथ का, अभिनंदन है, बहुत बढ़िया काम। लेकिन ये कहाँ का तरीका है कि आप 2 दिन वहां देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं, 12
राज्यों के चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, उनमें से कुछ बेचारे सचमुच काम भी करना चाहते होंगे, 2-4, मेरे को तो ऐसा विश्वास है। सबको वहां बैठा के नौकायन हो रहा है, फिर अयोध्या जा रहे हैं, इसकी वजह सिर्फ छोटी सी संस्कृति वाली बात नहीं है। संस्कृति के उदाहरण मैंने आपको दे दिए। हिंदुओं की संस्कृति में कभी ये नहीं रहा कि गरीबों को मारो, जिनका कोई नहीं है उनको मारो, किसानों को आप ट्रैक्टरों जीपों से रौंद दो, ये हमारी संस्कृति नहीं है। आज भी इस देश का बहुसंख्यक भाईचारे में विश्वास करता है, सद्भाव में विश्वास करता है। आप चाहे कितना ही माहौल खराब कर लो, इवेंचुअली ये सबको समझ में आ जाएगा कि विकास का रास्ता इस कट्टरवादिता से बिल्कुल भी आने वाला नहीं है। कमजोर हालत में सही इस समय कांग्रेस, लेकिन हम प्रशिक्षित कर रहे हैं कार्यकर्ताओं को। पूरे देश में ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेंगे। नहीं, लेकिन हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे का जो प्रशिक्षण दे रहे हैं अरुण जी, हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे के साथ में क्या धरातल पे महंगाई, बेरोजगारी, इनको लेके जाओगे? जरूर, वो अब भी पहले रहेंगे, लेकिन क्योंकि एक पार्टी का क्राइटेरिया ही सिर्फ ये रह गया था, तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि एक बार ये वंस फॉर ऑल क्लियर करना जरूरी है कि ये जो डिफाइन कर रहे हैं वो सिर्फ हिंदुत्व नहीं है। हिंदू इससे कहीं महान धर्म है, हजारों साल से है, आक्रमणकारी आते गए चले गए, हिंदू है, कई धर्म मिट गए दुनिया की पटल से, हिंदू रहेगा। और जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने गलती से बोल दिया, एक सभा में बोला भी था कि बीजेपी नहीं होती तो राम जी समुद्र में पड़े होते आज भी। तो मतलब इस तरीके के अहंकार की हिंदू को कोई गुंजाइश नहीं है। वो बहुत सरस आदमी है, भाईचारे में विश्वास करता है, दूसरे धर्मों का आदर करता है और अपने धर्म को बिल्कुल प्राइवेट काम समझ के कि मुझे धर्म को धारण करना है। बिल्कुल, चलिए समय कम है, मैं एक बार राठौड़ साहब के पास में जाना चाहूंगा। मदन जी, मुद्दे बहुत सारे हैं। आप लोगों पे लगातार ये आरोप लगता है कि इलेक्शन के ठीक पहले हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे को आप लोग हाईलाइट करते हैं, उसे डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है और इसी वजह से फायदा मिल जाता है। देखिए, ये मुद्दा तो अभी तो राहुल जी लेके आए थे, शुरुआत तो राहुल जी ने की। जब महंगाई के विरोध में जयपुर के अंदर मोर्चा किया, 1,50,000 लोगों को इकट्ठा किया, तो वो महंगाई पर तो बोले ही नहीं और किसी पर बोले नहीं, हिंदुत्व और हिंदू पर ही बोले। जबकि ये मुद्दा तो उन्होंने उछाला ना, उनको उछालने की जरूरत नहीं थी। मुझे तो खुशी इस बात की है कि अरुण जी की भाषा बदल गई। अरुण जी थोड़ा थोड़ा हमारी तरफ आ रहे हैं, इसी टाइप से वो बात करने लगे हैं कि हमारी संस्कृति महान है, विराट है, ये है, वो है। तो भाई साहब, एक बात आप बताओ, अपने नेताओं को थोड़ा समझा दो कि वो भी इस भाषा को इस तरीके की भाषा बोलना शुरू कर दे। वो क्यों हिंदू विरोधी बात करते हैं? मैं हिंदू नहीं हूँ, ये भी राहुल जी ने कहा था ना। बहुत विनम्र, ये भी कहा कि हम कह दो लेकिन हिंदू मत कहो। ये भी आपके नेता थे, आपके किस प्रकार ने क्या बोला ये समझा दो। मैं आपने ऐसे ऐसे सवाल किए कि हमारे शस्त्र खरीदे जाते हैं तो आप प्रश्न उठाते हो। हम 14 से है, विपक्ष की भूमिका निभाई है। आप विपक्ष की भूमिका नहीं हो, आपका नेतृत्व नहीं सफल है, आपका नेतृत्व नहीं है। वो उस दिशा में है कि हम कैसे भी करके सत्ता प्राप्त करते हैं। लोकसभा में कहा नाथुराम गोडसे देशभक्त, देखिए ना क्या काम किया है, आप सबको कहा था। मैं दिल से माफ नहीं, तो आप क्या किए हैं इस देश को। आप अरुण जी आ रहा हूँ। अरुण जी, आप मेरी बात पूरी सुन लेते तो आप शायद जवाब देने में सक्षम होते। आप एक बात सोचिए कि जैसे उदाहरण के लिए कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, आपने सेना से सवाल पूछने की बजाय सेना का धन्यवाद देते तो शायद हमको इतना लाभ भी नहीं मिलता और आपकी इतनी दुर्गति भी नहीं होती। आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? ऐसा कृत्य कर रहे हैं, चौकीदार चोर है, ये कैसे बोलना शुरू किया आपने? थोड़ा नहीं समझा, विचार नहीं किया कि ये बोलना चाहिए, कि शब्द प्रयोग उचित है क्या? कितनी घटिया शब्दावली आप लोग काम में लेते रहे। थोड़ा विचार करने की जरूरत है। आप ऐसे शब्द प्रयोग मत करिए, थोड़ा सा सम्मान करना सीखिए आपस में। आपने कहा कि जिन हमारे नेताओं के आपने नाम गिनाए, बहुत अच्छी बात है कि आपने उनका आदर किया,
क्योंकि वो आदर योग्य हैं। लेकिन आज आप इसने मतलब अपने राजनीति को इतना गिरा दिया है नीचे, शब्द चयन आपके पास में उचित नहीं है। आपके नेतृत्व, आपने अच्छा किया, अरुण जी ठीक बोल रहे हैं, अरुण जी ने शब्द प्रयोग बहुत अच्छे किए, मुझे धन्यवाद देना पड़ेगा अरुण जी को। लेकिन मदन जी अब राजनीति में भाषा की, शब्दावलियों की ये चीज मुझे लगता है कि पहले बहुत ही कठिन शब्द जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि चौकीदार चोर है, हम मेरे से सीनियर आप तीनों हैं, मैं महेश जी के पास जाना चाहूंगा। महेश जी, मैंने बहुत छोटा सा था तब सुना करता था कि गली गली में चोर है, इंदिरा गांधी चोर है, 3 चवन्नी तेल में, इंदिरा गांधी जेल में, ये नारे सुने होंगे आपने। उस वक्त क्या होता था इन सब चीजों का, उस वक्त क्या होता था? इसके बाद भी मैंने सुना है योगेंद्र जी। लेकिन अभी क्या हो गया? अभी जैसे मदन जी कह रहे हैं, तो ये शब्दावली समय के साथ बदल देनी चाहिए थी, या वास्तव में पहले के लोगों की गलती रही कि किस तरह के, कहाँ लोकतंत्र जा रहा था? देखिए, जैसे आदमी को लोकसभा में कहना पड़ा कि ये अकेला देश होगा जहां लोकसभा में विपक्ष प्रधानमंत्री को चोर कह रहा है, उस सज्जन आदमी को चोर कहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। प्रधानमंत्री भी नहीं कहते हैं उनको चोर, वो भी ये कहते हैं आपको नहाने का तरीका बहुत अच्छा है, आप पे छींटे नहीं पड़ते, आप बरसाती पहन के नहाते हैं। उनको भी चोर कहा गया लोकसभा की भरी सभा में, और उनको दुखी होके कहना पड़ा कि भारत शायद अकेला देश है जिसकी लोकसभा में विपक्ष देश के प्रधानमंत्री को चोर है कह के बुला, क्योंकि ये परंपरा है। तो समय कम है, महेश जी आपके पास आना चाहूंगा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ तक है राजनीति जो देश में एक, हम जब लोकतंत्र, एक विशाल लोकतंत्र, पुराना लोकतंत्र, बड़ा लोकतंत्र, इन सबके जब गुणगान करते हैं, वहीं हम ये कि लोकतंत्र को बेहतर बनाएं और भी मजबूत बताएं, आदर्शवादी लोकतंत्र बनाएं, ऐसी स्थिति में इन शब्दावलियों का जब प्रयोग होता है तो निश्चित रूप से, और शब्द का प्रयोग भी वो करते हैं जो राजनीति और देश को दिशा देने वाले होते हैं। तो ऐसे सूरत में अगर इस तरह का प्रयोग होता है तो वास्तव में शर्म की तो बात है ही, साथ ही हमारे नेताओं को सोचने की बात है कि हम देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं, किस भाषा की ओर ले जा रहे हैं। आम व्यक्ति और ये गली का जो आदमी है, जो जिस तरह से एक सामान्य आदमी जिस तरह से ये शब्दों का प्रयोग करता है, आप अगर उसको राजनीतिक जो आपसे कुछ शिक्षा लेते हैं जिससे देश प्रेरित होता हो, उनके में अगर ये इस्तेमाल करते हैं तो ये ठीक नहीं है। और राजनेताओं को, ये सभी दलों के राजनेताओं को चाहिए कि वो भाषा के संयम, मर्यादा, उसकी मतलब क्या कहते हैं, जो एक उसके शब्द ब्रह्म होते हैं, और ये सब ब्रह्म की मतलब चलिए, मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो चलिए, बात यह है कि ये तमाम चीजें चलती रहेंगी, कांग्रेस का प्रशिक्षण है, ये हिंदू और हिंदुत्व का मुद्दा जब राहुल गांधी जयपुर रैली के दरमियान रहे और जब उन्होंने सभा को संबोधित किया, उसी दौरान ये तमाम चीजें सामने आई। 12 दिसंबर की बात है ये, और तब से ये हल्ला मचना और जो स्थितियां बनी हैं। प्रशिक्षण दे रही है कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी जो धर्म की राजनीति कर रही है उसका काउंटर तो करना पड़ेगा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अभी कांग्रेस का ये भी दावा है कि महंगाई हो चाहे बेरोजगारी हो, हमारा मुद्दा है, हमारी फ्लैगशिप योजनाएं जो हैं हम उनको जनता के बीच लेके जाएंगे, उसी का ही प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं आने वाले दिनों में करंट कितना दौड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।